गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग अंकिता। सर। गुड इवनिंग कशिश। गुड गुड इवनिंग इवनिंग टू सर। एवरीबॉडी बेटा। वेलकम टू आवर क्लास। गुड तो इवनिंग हम लोग थोड़ा एक मिनट का बस वेट कर लेते हैं ताकि सब लोग एक बार ज्वाइन कर पाए। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जहाँ कल छोड़ा था उसके आगे हम आज फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो हमने कल जनरल रूल्स पे छोड़ा था बेटा, उसके आगे का आज देखेंगे। एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरा ऑडियो वीडियो सब सही चल रहा है। यस सर। ग्रेट 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 बेटा। हाँ, किसी का कोई डाउट है अभी तब तक कोई और नहीं आता तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं। लीना बेटा आप बताइए। सर गलती से दब गया था। हाँ मुस्कान आप बोलो बेटा। सर एक्चुअली डाउट नहीं है बट आपकी हेल्प चाहिए। एक्चुअली 20 दिसंबर को हमारा फिजिक्स का पेपर है तो फिर उसके लिए थोड़ी बहुत आप मतलब प्रिपरेशन में हेल्प कर दें तो। बेटा मैंने आपको व्हाट्सएप का नंबर दिया था ना, आप उस पर मेरे को एक बार मैसेज भेज देना। आपको पर्टिकुलरली क्या हेल्प चाहिए, अगर जो हो पाएगा मैं बिल्कुल करूंगा। यस सर। नंबर है ना मेरा आपके पास? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा। गुड इवनिंग बेटा जानवी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। ठीक है हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तब तक लोगों का थोड़ा बहुत शायद कुछ स्टूडेंट का कनेक्टिविटी इशू भी रहेगा, तो वो चीजें रिजोल्व हो जाएंगी कुछ दिन में, कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है ठीक है बेटा। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। लाइक अभी मैं थोड़ा फिजिक्स का एक बार इंट्रोडक्शन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को बीच बीच में कुछ डाउट रहेगा तो आप हैंड रेज करिए। जैसे ही मैं रुकूंगा मैं आपके सबके डाउट उस टाइम में कवर कर लूंगा। ठीक है तो यस सर। है ना। तो हमारी सबसे पहली क्लास है फिजिक्स की, राइट। तो हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ साइंस से। इसमें दो वर्ड हमारे आ रहे हैं बेटा, एक ओरिजिन आ रहा है तो दूसरा आ रहा है साइंस। तो कोई भी आप रेंडमली हैंड रेज करके मेरे को बताएंगे, एक एक वर्ड का मीनिंग बताएंगे। एक बच्चा ओरिजिन का बताएगा, दूसरा साइंस का बताएगा। जो भी आपको लगता है बस आप टेंशन ना लेते हुए बिंदास बताइए। ओरिजिन का कौन बताएगा? हैंड रेज करिए, मैं पूछता रहूंगा आपसे। हाँ मनीषा बोलिए बेटा। हाँ बेटा बोलिए, आपका आवाज नहीं आ रहा। मूल, ओके। मुस्कान ने लिखा मूल, ओके ठीक है। और कोई स्टूडेंट कंट्रीब्यूट करेगा? मनीषा आप बताइए। कोई साइंस का भी बताए, हैंड रेज करिए, मैं पूछता रहूंगा बेटा। हम लोग ना एक दूसरे से बातें करते हुए ही सीखेंगे, ऐसे आपका पार्टिसिपेशन तब तक नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके साइंस का विज्ञान। ओके विज्ञान तो बेटा साइंस को ही बोलते हैं, तो लिख लेते हैं फिर भी। साइंस का विज्ञान, ओके। और कोई बोलेगा? बेटा हैंड रेज करते रहिए, ऐसे नहीं होगा क्लास में। आप लोग जब तक सर पार्टिसिपेट। साइंस उत्पत्ति। फिर से बोलिए बेटा, आवाज साफ नहीं आई आपकी। सर उसकी डेफिनेशन बोलनी है। उत्पत्ति। नहीं नहीं, जो एक वर्ड हो गया हमारा ओरिजिन, इसका मतलब आपको आपको ओरिजिन बोले कि ओरिजिन से क्या मतलब ये बता दीजिए। एक हो गया साइंस, साइंस से क्या मतलब? ओरिजिनल का मतलब है चीज की शुरुआत, बिल्कुल सही, स्टार्टिंग पॉइंट। और कोई बच्चा कंट्रीब्यूट करेगा? जिसको भी लगता है चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर आपको माइक ऑन है। सिमरन हाँ बेटा बताइए। सर जो ग्राफ होता है उसमें जो पॉइंट होते हैं जहाँ से हमारे मतलब ओके तो यानी नेगेटिव की लाइन स्टार्ट। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंदर जो 0 0 होता है वो हमारा ओरिजिन हो गया, बिल्कुल। तो ये भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ही हो गया ना, सेम ही चीज होगी। ठीक है और बताइए। साइंस की उत्पत्ति, बिल्कुल सही। ओरिजिन ऑफ साइंस का एग्जैक्ट मीनिंग यही होगा, साइंस की उत्पत्ति। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति और साइंस का मतलब विज्ञान, बिल्कुल सही बेटा। एवरीथिंग अराउंड इज साइंस, हाँ बिल्कुल आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सही है। इस पे हम आएंगे आगे जब पढ़ेंगे। तो जो आचल ने लिखा ये बिल्कुल सही लिखा है कि एवरीथिंग अराउंड अस इज ए साइंस। चलो अभी हमारे पास सफिशिएंट रिस्पॉन्सेज हो गए, हम आगे बढ़ते हैं बेटा। ओरिजिन ऑफ साइंस का मतलब है कि साइंस, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ
विज्ञान, यानी कि वो हम इसके बारे में आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 चीजें आती है हमारे पास। पहला आ गया लॉजिक, दूसरा रीजनिंग और तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन। अब वही एक्टिविटी करेंगे बट नए स्टूडेंट के साथ। आप लोग हैंड रेज करते रहिए, मैं पूछता रहूंगा। हाँ सिमरन बेटा, इनमें से अगर आपको कुछ पता है तो बताइए। लॉजिक के बारे में कुछ बता दीजिए, या रीजनिंग से आप क्या समझते हैं, या एक्सपेरिमेंटेशन से। हाँ बोलिए नवीन बेटा। सर लॉजिक का मीनिंग तथ्य और रीजनिंग मतलब पढ़ना ना, और एक्सपेरिमेंट का मतलब प्रैक्टिकल करना कुछ है। ठीक है, आपने तीनों बता दिए। ये प्रैक्टिकल हो गया, ये हो गया तथ्य, तथ्य, और ये हो गया रीजनिंग मतलब सोचना, है ना, याद थिंकिंग करना। लिख दे, यस सर। थिंकिंग, थिंकिंग लिख देते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 3 वर्ड हुए, और भी कोई कंट्रीब्यूट। चलो सर आपकी आवाज कम आ रही है, ऐसा है क्या बेटा? सर हमें तो क्लियर आ रही है। बेटा अभी हो सकता है आपका ये कनेक्टिविटी का इशू हो, तो प्लीज आप जगह बदल के देख लीजिए सिमरन बेटा, या फिर देख लीजिए इंटरनेट ढंग से चल रहा है कि नहीं। ठीक, तो अब देखो हमने ओरिजिन ऑफ साइंस के बारे में पता करना है कि हमारी साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई, कि हमारी साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, विज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसमें 3 वर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एक लॉजिक, एक रीजनिंग और एक एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, लॉजिक का मतलब हो गया कि तर्क और वितर्क। देखो आपने सब सुना होगा, तर्क वितर्क, है ना, कि हम कुछ एक स्टेटमेंट देंगे, या तो हम, मैंने बोला कि यार सूर्य, सबसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट मैं एक दे रहा हूँ कि सूर्य ईस्ट साइड से उदय होता है, यानी कि सूरज कहाँ से उदय होता है? पूर्व दिशा से उदय होता है, यानी सन राइजेस इन द ईस्ट। दिस इज द स्टेटमेंट। अब ये मैंने एक आपको तथ्य दिया, तो अब आप इस पे सोचोगे, थिंकिंग करोगे कि सर ने बात सही बोली या सर ने बात गलत बोली। तो सेकंड स्टेप हमारा आ गया कि रीजनिंग का। पहला आया एक तथ्य मैंने आपको दिया, सेकंड स्टेप आपका रीजनिंग हुआ, और तीसरा एक्सपेरिमेंटेशन। तो एक्सपेरिमेंटेशन कभी कभी होगा जहां पे हमें पता लगाना है कि यार ये जो हम रीजनिंग कर रहे हैं या तो वो सही होगी, या फिर वो रीजनिंग हमारी गलत हो सकती है। तो अगर सही है या गलत है, इनके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। हमें पता लगाना है कि हम जो रीजनिंग दे रहे हैं या जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत है, तो हम उसके लिए एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा ये आएगा, लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन। इन तीनों के मिले जुले इफेक्ट से, या इन तीनों के मिले जुले साथ से हमें पता चलेगा कि विज्ञान हमारा कहाँ से ओरिजिन हुआ, स्टार्ट हुआ, या फिर विज्ञान की हमारी उत्पत्ति किस पॉइंट से हुई। ठीक है, चलो जी, ठीक है। अब एक फॉर्मल डेफिनेशन में बोल रहा हूँ, ये लिखी हुई है, कोई भी बच्चा हैंड रेज करके इसको एक बार पढ़ेगा मेरे लिए, जो स्टेटमेंट है। हाँ बेटा मुस्कान, शिवांगी आप बोलिए, शिवांगी बोलिए। The word science originates from the Latin verb scientia, meaning to know. टू नो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 वर्ड आ गए, एक तो साइंटिया और साइंस। साइंस या साइंटिया तो सेम ही है, बट उसको अगर लैटिन में बोलेंगे तो साइंटिया बोल देंगे, इंग्लिश में बोलेंगे तो साइंस बोल देंगे, घबराना नहीं है। अब इन दोनों का मतलब है टू नो, यानी कि हमें जानना है। हम चाहते हैं कि आसपास की चीजों के बारे में जानना, तो उसको हम बोलेंगे कि यार इसका मतलब हुआ साइंटिया, टू नो का मतलब हुआ साइंस। अभी देखो जो डेफिनेशन आपने दी थी कि एवरीथिंग अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ साइंस, है ना, ऐसा किसी ने बोला था। तो वो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हम जानना चाहते हैं किस चीज के बारे में, वो नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। अगर हम जानना चाहते हैं तो हम मतलब हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, यानी हम एक साइंस वाली सोच रख रहे हैं, यानी हम साइंस को डिफाइन कर रहे हैं टू नो से। ठीक है, अब साइंस का यूज हमारा कहीं भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, कोई हेल्प करेगा? ये क्या है? फर्स्ट वन, ये क्या है बेटा? सब बल्ब। लाइट बल्ब है। तो यानी इससे हमें 2 चीज पता चल रही है, एक तो बल्ब, और दूसरा, और कोई बोल रहा था, बोलते रहिए बेटा। शिवांगी बोलिए, आप बोल रहे थे। ये सब पार्ट है अलग अलग। एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी हो गया ना। हाँ टेस्ट ट्यूब हाँ नेक्स्ट। हाँ, नेक्स्ट में टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब यानी फिर ये केमिस्ट्री हो सकती है ना।
या फिर ये बायोलॉजिकल साइंसेस हो सकता है। ठीक है, तो पहला हुआ हमारा बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम फिजिक्स भी बोल सकते हैं जो हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा केमिस्ट्री या फिर बायो, यानी कि सभी अलग अलग डोमेन ऑफ साइंसेज, उनमें सब में टू नो, हमारा एक चीज कॉमन रहेगा कि हम कुछ ना कुछ जानना चाहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक कॉमन चीज रहेगी, वो चाहे कोई भी साइंस हो, कोई भी डोमेन ऑफ साइंस हो, साइंस का कोई भी पार्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। तो ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब ओरिजिन हमें पता चल गया, तीन चीजें आई। अब हम चौथी चीज देखेंगे, साइंटिफिक मेथड क्या होता है। एक मेथड होगा जिसकी वजह से हम साइंस को डेवलप करेंगे या साइंस के बारे में जानेंगे या फिजिक्स के बारे में जानेंगे। पहला तो हमारा था, वो तीनों टर्म आप बताइए, एक एक करके माइक ऑन करते जाइए। शिवांगी आप बताइए, पहला क्या था, फैक्ट या लॉजिक? दूसरा दूसरा कोई बताएगा? पहला तो मैंने बता दिया। हाँ मुस्कान बताइए बेटा। सर रीजनिंग। रीजनिंग है ना, रीजनिंग। तीसरा कोई बताएगा? रीमा आप बताइए बेटा। एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है, अब ये तीनों चीजें आ गई। देखो पहला आया लॉजिक, हमें कुछ पता चला, हमने उस पर सोचा, रीजनिंग करी। तीसरा, अगर हमें हमें ये पता करना है कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या गलत, हम उसके लिए क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। तब हमारे पास, जब एक्सपेरिमेंटेशन करने के बाद हमारे पास कुछ फैक्ट आया कि यार ऐसा कुछ होता है। लाइक जब न्यूटन ने पहली बार एप्पल देखा था, है ना, एप्पल देखा था, वो पेड़ से गिर रहा था, तो उसने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, आप बताएंगे? ग्रेविटी। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी न्यूटन, हाँ, ग्रेविटेशन की डिस्कवरी न्यूटन सर ने करी। तो उन्होंने पहला क्या किया, ऑब्जर्व किया, यानी एक लॉजिक था उनके दिमाग में आया कि गिर रहा है, फिर उन्होंने सोचा कि यार ये नीचे क्यों गिर रहा है। ठीक है, फिर उनको पता चला चलो नीचे गिर रहा है तो कोई तो ऐसी चीज होगी जो इसको नीचे गिरा रही होगी। फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंटेशन किया, बार बार गिरा के देखा होगा, है ना, कि एप्पल है, इसको बार बार गिराया होगा छोड़ छोड़ के। तो उनको एक्सपेरिमेंटेशन के बाद फैक्ट पता चला कि यार एक जी कुछ चीज होगी जिसको मैं डिफाइन करूंगा यूनिवर्सल के, इसको ऐसे लिख दूंगा, है ना, ये आपको याद होगा, ऐसा कुछ इक्वेशन है ना, थोड़ा बहुत याद होगा, नहीं तो हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, है ना। तो ये कुछ इक्वेशन उस न्यूटन सर ने लिख दी। तो ऐसा ये जो प्रोसेस होगा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद का, उसको हम बोलेंगे मैथमेटिकल मॉडलिंग। तो एक इक्वेशन है ये मैथमेटिकल मॉडल, ये आपको पता होगा, गैलीलियो सेकंड इक्वेशन, है ना। कहाँ पढ़ी है, कोई चैप्टर का नाम बताएगा, ये इक्वेशन कहाँ देखी है आपने? ग्रेविटेशन में। ग्रेविटेशन, क्वेश्चन काइनेटिक में भी देखी, वेरी गुड बेटा लीना। देखो इसका काइनेटिक वाले में ये आता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। उसी को अगर ग्रेविटेशन में जाएंगे तो एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या है, ये मैथमेटिकल मॉडल है। कहाँ से आए, पहला स्टेप था कुछ देखा गया आसपास में लॉजिक, फिर उसके ऊपर सोचा गया, रीजनिंग करी। तीसरा फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया, जब हमें एक्सपेरिमेंटेशन के बाद कुछ पता चला कि यार ऐसा कुछ होता है हमारे आसपास, उसके बाद ये इक्वेशन बनाई गई, है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, लाइक आइंस्टीन सर ने ये लिखा था ना, ये याद है किसी को? बड़ा ही मोटा मोटा लिखता है, दिखता है कई बार साइंस पोस्टर्स में दिखता है। हाँ बेटा, हाँ आइंस्टाइन इक्वेशन, एफ इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये भी आएगी, बट इधर अपने सिलेबस में अच्छे से नहीं आएगी, बट होती है ये। ओके, तो अब देखो साइंटिफिक मेथड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन पढ़िएगा, कोई बच्चा हैंड रेज करेगा फिर पढ़ेंगे। हाँ रीमा बेटा आप पढ़ दीजिए। आप जो जो बच्चे हाथ रेज कर रहे हैं आप हैंड रेज करके रखिएगा, तब तक मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा आपको ना, नीचे मत करिए, ठीक है। जो भी इच्छुक है ना, हाँ A पढ़िए बेटा। process with the help of which scientists try to investigate, verify, or construct an accurate and reliable version of any natural phenomena. नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। देखो कुछ नेचुरल फिनोमिना हो रहा था, यानी सेब गिर रहा था, है ना, एप्पल गिर रहा था, या इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जल रहा था, या फिर टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन हो रही थी, तो वो तो हमारा नेचुरल फिनोमिना हो गया। उसको हमने देखा, देखने के बाद उसको इन्वेस्टिगेट किया, किसके बिहाफ पे, अपने लॉजिक के बिहाफ पे। फिर उसको वेरीफाई एंड वेरीफाई किससे किया, कोई बताएगा? वेरीफाई इन तीनों प्रोसेस में से किससे होता है, लॉजिक, रीजनिंग और एक्सपेरिमेंटेशन में से? एक्सपेरिमेंटेशन से। एक्सपेरिमेंटेशन से, वेरी गुड, Experimentation. है ना। हम वेरीफाई कर लेते हैं कि जो हमने सोचा वो एक्सपेरिमेंटेशन से कि हो गया। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल। तो अब यहाँ देखो, कंस्ट्रक्ट एन एक्यूरेट एंड रिलायबल, ये हमारा रिलायबल तरीका है ना,
एक अगर हमने एक इक्वेशन बना दी तो हम उसमें वैल्यूज डाल के एक फाइनल आंसर निकाल सकते हैं। तो हर बार वही होगा ना, वैल्यूज वही रहेंगी तो फाइनल आंसर भी सेम रहेगा, है ना? यस सर। सही बोल रहा हूँ मैं? गलत बोलूं तो बताओ। नो सही बोल रहा सर। हूँ बेटा? ठीक है ना? नो सर। हाँ, तो ये हमारा जो जब हमने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कर लिया, यानी कि मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ली, तो हमारे पास एक एक्यूरेट और रिलायबल तरीका मिल गया हमें किसी भी नेचुरल फिनोमिना को स्टडी करने का। ठीक है, ग्रेविटेशन था तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर इलेक्ट्रिसिटी होती तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कंजर्वेशन का या फिर हीट इक्वेशन जो होती है कि बल्ब जलेगा तो कितनी हीट बनेगी, अलग अलग इक्वेशन हम उसके लिए डिराइव करते हैं, तो वो सब हमारे लिए हो गए मैथमेटिकल मॉडल्स। ठीक है, तो अभी देखो मैंने आपको क्यों बताया ये सब, कोई बताएगा कि ये क्यों बताया? मुस्कान आप बताइए बेटा। क्योंकि ये चीजें हमारी आगे यूज होंगी। आगे यूज होंगी, डायरेक्टली नहीं होंगी बेटा, लेकिन इस तरीके से यूज होंगी कि हमें पता रहेगा कि अगर एक इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ से आई है, या फिर हम उसमें वैल्यूज पुट कर रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है ना? तो एक मोटा मोटा हमें आइडिया रहेगा, बेसिक आइडिया रहेगा कि हम लोग अप्लाई कैसे कर रहे हैं। अगर कोई इक्वेशन डिराइव हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई नेचुरल फिनोमिना रहा होगा, जिसको हमने पहले लॉजिक हमने वेरीफाई स्टडी किया होगा, फिर अपनी रीजनिंग करी होगी, फिर एक्सपेरिमेंटेशन किया होगा, और फिर एक कंस्ट्रक्ट एंड एक्यूरेट एंड रिलायबल वर्जन। तो हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग करके एक इक्वेशन निकाली है जिसमें हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, तो हमें ये पता रहेगा कि हम एक्चुअल में कर क्या रहे हैं। ठीक है, जब कोई भी इक्वेशन आएगी तो मैं आपको बार बार में ये वर्ड से याद दिलाता रहूंगा कि यार ये एक वर्ड था, तो आपको जब भी हम स्टडी करेंगे तो एक आंसर मतलब बैक ऑफ द माइंड ये चलता रहेगा कि कुछ तो चीज थी जो हम स्टडी करना चाह रहे थे, या कुछ तो चीज थी जो हमने सीखी है कि इस इक्वेशन के बैकग्राउंड में क्या हो रहा है। बस इतना ही था, इसको याद भी नहीं रखना है, लिखना भी नहीं है, कुछ नहीं करना, बस अभी सुना और बस दिमाग में रख लिया जितना रख। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। हाँ, अभी जिसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दीजिए, जिसको इसमें कुछ समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स, अब देखो हमने पढ़ा कि साइंस क्या था। हाँ शिवांगी बेटा आप पूछे। सर डेफिनेशन बोलनी है? नहीं, याद कुछ नहीं रखना, जो मैंने पहले बताया बस आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा था कि हम जो बाद में पढ़ेंगे उसका बैकग्राउंड क्या रहता है। बाकी याद कुछ नहीं रखना है, डेफिनेशन भी याद नहीं रखनी, एग्जाम में नहीं आएगी ये सब चीजें जो अब तक पढ़ी है। बस आपको ये कॉन्फिडेंस देंगी जब आप सोल्व करोगे एक्चुअल में प्रॉब्लम्स, तो आपको एक कॉन्फिडेंस देंगी ये। ठीक है, तो अब व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स देखेंगे हम क्या होता है। ठीक है, अब ये डेफिनेशन कोई मेरे लिए पढ़ेगा, सिमरन कुमारी आप पढ़ दीजिए बेटा। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, देखो तीनों में फिजिकल आ रहा है, फिजिक्स में भी फिजिकल आ रहा है, फिजिकल वर्ल्ड में भी फिजिकल आ रहा है, और फिजिकल लॉज में भी फिजिकल आ रहा है। हाँ, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड अदर नेचुरल फिनोमेना। ग्रेट बेटा, यही है। तो अब देखो फिजिकल वर्ल्ड जो है ये क्या होता है, अगर ये हम समझ गए तो हम फिजिक्स भी समझ जाएंगे। नरेश कुमार आप बताना चाहेंगे बेटा? Yes, sir. It is हाँ a बताइए। branch of science which deal with the study of matter of nature and natural phenomena. ठीक है, ये तो आपने फिजिक्स के बारे में बताया, फिजिकल वर्ल्ड के बारे में कौन बताएगा कि फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है? सर जो दिखता है सामने वो। ग्रेट, जो दिखता है सामने वही। अब जो दिखता है सिर्फ वही, या जो सुनता है वो भी, या जो जो सूंघ पाते हैं वो भी, या जिसको फील कर पाते हैं वो भी? सर जो सामने सर सभी। प्रेजेंट हो। हाँ चल आप बताइए बेटा, हाँ चल आप बताइए। सर ऑल ऑफ यू। सर ऑल ऑफ द सभी। थिंग, है ना? तो देखो इसमें एक चीज आएगी जो एक कॉमन टर्म में लिख देता हूँ, आप समझ जाएंगे, है ना? क्या लिखा मैंने? ह्यूमन सेंसेस। ठीक है, हमारे पास 5 सेंसेस होते हैं, पता है ना आपको सबको? यस सर। अगर Yes, कोई भी हमारी किसी भी सेंसेस से जिस चीज को हम फील कर पा रहे हैं, यानी हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं, सुन पा रहे हैं, अगर सूंघ पा रहे हैं या देख पा रहे हैं या फील कर पा रहे हैं, तो वो किस चीज का पार्ट है? फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है ना?
जैसे कोई चीज है, मानो दूर कोई व्हीकल जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है दूर, उसकी आवाज हमें अंदर बैठे बैठे सुनाई दे रही है, तो हमें सुनाई तो दे रही है ना, तो वो भी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है। अगर मान लो रसोई में खाना बन रहा है, तो हम सूंघ पा रहे हैं कि हाँ यार आज मम्मी ने कुछ अच्छा बनाया है, तो वो भी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हुआ ना, यस सर। है ना। हाँ, सभी बच्चे बेटा पार्टिसिपेट करो। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूँ जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि सब लोग एटलीस्ट यस सर तो बोले, है ना। और फिर धीरे धीरे हम आपको यहाँ भी लेके आएंगे ना। ठीक है, कृतिके, कार्तिके, आप बताइए, समझ आया आपको? हैंड डाउन कर लिया, चलो कोई बात नहीं। हाँ बताइए, समझ आया कार्तिके? यस सर। ठीक है, कार्तिके नहीं बोल रहे, अनम्यूट नहीं हो पा रहे। ठीक है, चलो। तो यानी हमने ये देखा कि 5 सेंसेस से जिससे भी हम फील कर पा रहे हैं अपने आसपास की दुनिया को, तो वो आसपास की जो दुनिया है उसको हम बोलेंगे फिजिकल वर्ल्ड। और फिजिकल वर्ल्ड की स्टडी अगर हम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे फिजिक्स। समझ गए? यस तो अब सर। ये बताइए, कि कुछ छूटा क्या फिजिक्स के दायरे से? कुछ छूटा क्या? ऐसी कोई चीज है जिसको हम फिजिक्स में नहीं पढ़ पाएंगे? नो सर। कोई सोच के बताएगा कि कुछ बचा क्या? कुछ नहीं बचा। कुछ नहीं बचा ना। हाँ, तो अभी देखो हम स्कोप के बारे में बात करेंगे कि फिजिक्स की विराटता, फिजिक्स का स्कोप या फिजिक्स का जो दायरा है वो कितना है, वो अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। तो फिजिक्स में कुछ बचा नहीं, तो हमने लगभग सब चीजों को पढ़ लिया। तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ जो आपने ऑलरेडी स्टडी करे होंगे। ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, है ना। फोर्सेस इन नेचर, जैसे कि ड्रैग फोर्स करके होगा, एरोप्लेन पे लगेगा, है ना। यस ऐसी सर। ये बिल्कुल वेरी फ्यू एग्जांपल्स आर दीज। एग्जांपल्स कैन बी इनफाइनाइट। हमारे पास सिस्टम्स भी इनफाइनाइट हो सकते हैं, हमारे पास चीजें भी इनफाइनाइट हो सकती हैं, और एग्जांपल भी इनफाइनाइट हो सकते हैं। बस उनमें से ये 3 एग्जांपल है। बहुत कम है बट 3 ही है, क्योंकि हम यहाँ 3 ही लिख सकते हैं। अभी देखो न्यूक्लियर फिजन, जो सन है हमारा, सन के अंदर एक रिएक्शन हो रही है, उसका क्या नाम है? न्यूक्लियर फिजन। ये भी एक एग्जांपल हो सकता है फिजिक्स का। तो देखो अभी एक बर्ड से लेके, एक पत्ते से लेके, एक एरोप्लेन से लेके, सन से लेके, सब कुछ इंक्लूड हो गया किसमें? फिजिक्स में, क्योंकि ये सारा का सारा पार्ट हमारा था फिजिकल वर्ल्ड का। अभी देखो एक पत्ता है, उसको हम देख पा रहे हैं ना कि गिर रहा है, तो यानी हमारी ह्यूमन सेंसेस में आ रहा है। एक एयरप्लेन है, उसको हम सुन भी पा रहे हैं, उसकी आवाज उसको देख भी पा रहे हैं, तो वो भी हमारी ह्यूमन सेंसेस में आ रहा है। और तीसरा सन है, सन को हम देख भी पा रहे हैं, उसकी हीट को भी फील कर पा रहे हैं, है ना। तो ये भी हमारा ह्यूमन सेंसेस के दायरे में आ गया। तो इन सब को इंक्लूड करके एक पार्ट आया फिजिकल वर्ल्ड। और तो ये सब फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट हुए। और अगर फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट हुए तो उसकी हम स्टडी किस में कर सकते हैं बेटा? फिजिक्स में कर सकते हैं। तो फिजिक्स का जो है, अब जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हमें ये पता रहना चाहिए कि यार देखो हम जो चीज पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो यानी ऐसा फील ना हो कि हम कोई ऐसे ही रैंडमली कोई भी चीज पढ़ रहे हैं या एक बहुत छोटा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमें एक फील रहनी चाहिए कि हाँ हम जो चीज पढ़ रहे हैं दैट इज वेरी वास्ट, दैट इज वेरी वाइड एंड दैट इज वेरी ग्रेट। चलो, अब स्कोप ऑफ फिजिक्स तो हमने बता दिया कि कुछ भी अगर फिजिकल वर्ल्ड में हुआ तो वो हमारा आ गया फिजिक्स के दायरे में, यानी फिजिक्स के अंदर। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखो, इसको अगर हम H2O ड्रॉपलेट मान ले, तो ये हमारे फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हुआ। यस सर। यस सर। कुछ कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ग्रेट बेटा। प्रतीक्षा, ग्रेट बेटा। और भी स्टूडेंट जो जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्लीज हैंड रेज कीजिए। मैं आपको जो चाहते हैं, अगर शर्माइए मत, जिसको ये लग रहा है कि हाँ मैं कुछ तो डाउट या कुछ तो आंसर करूँ, प्लीज हैंड रेज कर लीजिए। मैं आपको इंक्लूड करता जाऊंगा। ऐसा नहीं हो कि गिने चुने स्टूडेंट ही बोलते रहे। मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट पार्टिसिपेट करे बेटा, है ना। आप हैंड रेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वही बचे हुए स्टूडेंट है जो आंसर कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब लोग हैंड रेज करें। आप सब लोग हैंड रेज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो आया नया, और करिए। हाँ और करिए। ग्रेट 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 बेटा। अब मैं इनमें से ना आराम से बुला पाऊंगा। अब आपका नाम लिया जाएगा तो आप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है बेटा? ठीक, चलो।
अब इसको हम H2O ड्रॉपलेट, यानी H2O क्या होता है, वाटर, है ना। तो वाटर ड्रॉपलेट अगर मान ले तो इस ड्रॉपलेट के अंदर, इस बूंद के अंदर छोटी छोटी और भी बूंदें होंगी, है ना। अब इस मानो इन छोटी छोटी बूंदों में से, छोटी छोटी ड्रॉपलेट में से एक ड्रॉपलेट को हम उठा के देखें तो ये 1 ड्रॉपलेट हो गई, छोटी स्मॉल ड्रॉपलेट। अब ये स्मॉल ड्रॉपलेट जो है, अगर हम सिर्फ इस स्मॉल ड्रॉपलेट को देख रहे हैं तो हमारे एक उसके लिए हम एक टर्म यूज करेंगे, मैक्रोस्कोपिक। ये भी आपको याद नहीं रखना है, बस एक बार समझ लो, बाद में मैं याद दिलाता रहूंगा। तो एक टर्म होगी मैक्रोस्कोपिक, है ना। और अगर हम इस मैक्रोस्कोपिक बिल्कुल वेरी टाइनी ड्रॉपलेट को, इस वेरी टाइनी ड्रॉपलेट को भी और मैग्नीफाई कर लें, मानो कि हमने एक उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास लगा दिया या फिर एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, है ना। समझो कि एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, एक माइक्रोस्कोप लगा दिया, तो उसके बाद हमें क्या दिखेगा, उसके बाद हमें माइक्रोस्कोपिक चीजें दिखेंगी, है ना। माइक्रोस्कोप लगा दिया तो माइक्रोस्कोपिक चीजें दिखेंगी। तो एक वाटर ड्रॉपलेट, H2O ड्रॉपलेट का सबसे छोटा जो वो होगा पार्टिकल, वो क्या बोलेंगे हम उसको, कोई हेल्प कर पाएगा? ईशा बेटा आप बताइए। साक्षी आप बता दीजिए, जिसको भी पता है वो बताइए, इनमें से जिनने भी हैंड रेज कर रखा है। हाथ नीचे मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं है, गलत जवाब देना अलाउड है भाई क्लास में। कोई भी बताइए, कोई जिनने भी हाथ रेज कर रखा है अनम्यूट करके बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर H2O। H2O, ग्रेट, H2O, ठीक है। H2O का सबसे छोटा पार्टिकल H2O ही होगा। इसमें क्या क्या बोलेंगे इसको हम, कोई और हेल्प करेगा? और टर्म्स बोलिए, कोई भी स्टूडेंट अनम्यूट करके बोल सकता है, रैंडमली बोल दीजिए, एक साथ भी बोल देंगे तो मैं समझ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। सर माइक्रोस्कोपिक। नहीं, माइक्रोस्कोपिक तो हो गया, माइक्रोस्कोपिक का मतलब तो हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो क्या दिखेगा? सर स्मॉल ड्रॉपलेट। हाँ ठीक है, ड्रॉपलेट स्मॉल, ठीक है। H2O सही है, जो जिन्होंने बोला ना कि H2O ड्रॉपलेट का सबसे छोटा पार्टिकल H2O होगा, ये आधा सही आंसर है। इसमें एक टर्म और ऐड कर दीजिए, सही हो जाएगा ये। सर H2O प्लस ऑक्सीजन है। नो नो नो, देखो बेटा आपने ही बताया था, मैं बताता हूँ। H2O मॉलिक्यूल या एटम, बताओ। एटम। चलो बताओ, कि जिनको लगता है ये लोग गलत बोल रहे हैं वो लोग दूसरा आंसर बताओ। सर मॉलिक्यूल। ठीक है, दो ही थे, मॉलिक्यूल्स। एक एटम था और एक मॉलिक्यूल था। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ। अब ये बताओ किसको काटूं, किसको काट दूं? एटम को काट दूं, ठीक है। तो अब हम लोग हमने मिलके सही आंसर पता कर लिया, जो है कि H2O मॉलिक्यूल, ठीक है, समझ गए। तो देखो हमने यहाँ पे देखा कि एक ड्रॉपलेट था, वाटर ड्रॉपलेट, उसको टाइनी ड्रॉपलेट में डिवाइड कर दिया। अगर छोटी ड्रॉपलेट है तो उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक तरीके से, मैक्रोस्कोपिक तरीके से देख रहे हैं, बस एक ये टर्म है। अगर उसको माइक्रोस्कोप लगाया या और मैग्नीफाई करके देखा और इतने छोटे लेवल पे पहुंच गए कि हम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल के बारे में बात करने लग गए, यानी H2O मॉलिक्यूल। अगर वो नाइट्रोजन होता तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल होता, अगर वो सोडियम होता तो हमारे पास सोडियम एटम होता, आयरन होता तो आयरन एटम होता। तो वो सब चीजें अगर उतने लेवल पे चले गए तो हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं हम, कि हम इतनी छोटी स्टडी, छोटे लेवल पे जाके स्टडी कर रहे हैं कि वो माइक्रोस्कोप से करनी पड़ रही है, तो हम बोलेंगे माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, समझ आया? यस सर। सर यस सर। सिर्फ दो ही चीजें हैं, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। चलो बढ़ते हैं। अभी देखो स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात हो रही है, यानी कि फिजिकल वर्ल्ड की ही बात हो रही है ना। और इसमें अब आपके चैप्टर्स के नाम आ जाएंगे। क्या ये चैप्टर्स में जो चीजें हैं ये फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट होंगी? यस सर। होंगी, क्योंकि यही वो चीजें जिनको हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, है ना, या सुन पा रहे हैं। तो देखो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में हम बात करेंगे रिजिड बॉडीज की, है ना। ये भी बताऊंगा मैं, जब मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे तो रिजिड बॉडी क्या होती है,
भारी भरकम वर्ड से डरना नहीं है बस, है ना, बस इसको एक मोटा मोटा दिमाग में ध्यान रखना है कि यार हाँ कुछ तो चीज है जो ऐसी होती है, अगर एग्जाम में ये टर्म दिखे कहीं तो हम ये घबराएं नहीं कि यार कुछ अलग चीज आ गई, बट बस ये ध्यान रखें कि ऐसी तो कोई चीज होती है जिसको हम रिजिड बॉडी बोलते हैं, RIGID बॉडी। ठीक है, ये जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे आपको दोबारा दोबारा बार बार में टर्म सुनने को मिलेंगे, तो आपको याद भी हो जाएंगे। अभी ये टेंशन भी नहीं लेना है कि याद रखना है इसको या नोट्स बनाने हैं इसके। ठीक है, तो दूसरी चीज आई हमारे पास, ये रॉकेट प्रोपल्सन हो गया, ये हमारे पास हो गया प्लैनेट, हमारी गैलेक्सीज भी हो सकती हैं, प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, पूरा यूनिवर्स हो सकता है। ये हमारा हो गया वेव्स ऑन स्टिंग्स, ये सारी चीजें मिली, तो ये सारी मिलके हमारी मैकेनिक्स का पार्ट हो गई। तो यानी हमारे पास मैकेनिक्स इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, और अगर फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है तो हमारे स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आएगा। ठीक, थर्मोडाइनमिक्स आएगा, यस सर। यस सर। यस सर। आएगा, आएगा, है ना। हीट है, आईसी इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, ये सब चीजें हमारी थर्मोडाइनमिक्स में डील करती हैं। तो ये भी सब चीजें हमारी फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, और अगर कोई चीज फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है तो हमारे स्कोप ऑफ फिजिक्स में आएगी। अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है, देखो क्या हमें माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ रहा है इनकी स्टडी करने के लिए? नो सर। नो सर। तो कौन स्टडी हुई, कौन सी स्टडी हुई फिर? मैक्रोस्कोपिक स्टडी हुई, मैक्रोस्कोपी। अभी देखो मैं बीच में डाउट भी पूछ लूंगा किसी से। नैन्सी बेटा आप बताइए कि मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्यों हुई? नैन्सी नांगला आप बताइए बेटा। सर क्योंकि हमें इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देखना पड़ रहा है। स्टडी करने के लिए ना, हम उतने छोटे लेवल पे जाके, हम एटम और मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके स्टडी नहीं कर रहे, हम रिजिड बॉडी के लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, या फिर हम स्ट्रिंग के ऊपर इतने बड़े लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, तो हमें ये कौन सी स्टडी हुई? मैक्रोस्कोपिक। यस। ठीक है बेटा, आवाज मेरी सबके पास तो आ रही है शायद साफ, आपका इंटरनेट का इशू होगा साक्षी बेटा। ठीक है, अभी मैक्रोस्कोपिक में देखिए और भी कुछ एग्जांपल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, है ना, स्पीकर में जो आती है, या फिर इंडक्शन मोटर, या फिर फैन में जो मोटर जो होती है, लाइट भी उसमें इंक्लूड हो गया। ऑप्टिक्स हो सकता है, ऑप्टिकल फिनोमेना जितने भी है। ठीक है, अब देखो हम सब एटॉमिक अगर लेवल पे चले गए, एटॉमिक लेवल या सब एटॉमिक लेवल पे चले गए, एक एटम होगा, है ना, एटम होगा या एक मॉलिक्यूल होगा। देखो मैं दोबारा से, मॉलिक्यूल किस चीज से बना होगा बेटा? एटम से, एटम से ना। ठीक है, अब एटम किस चीज से बना होता है ये बताओ? सर स्मॉल पार्टिकल से। स्मॉल पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का नाम? इलेक्ट्रॉन हाँ हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, है ना। तो ये पार्टिकल्स हमारे क्या हो गए? ये पार्टिकल्स हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल हो गए, यानी कि एटम से भी छोटे पार्टिकल जिनसे एटम बना है वो सब एटॉमिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, अगर इन लेवल पे, अगर हम एटम लेवल पे या इलेक्ट्रॉन लेवल, इन सब पे जाके, सब एटॉमिक लेवल पे जाके अगर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो गई। और क्योंकि ये भी हमारे फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट हैं, ये भी आएंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर, है ना। हम इनको फील कर पा रहे कि कर पा रहे, ये बताओ। ये एक ट्रिकी को कैसे कर पा रहे हैं, नैन्सी बताओ बेटा। नो सर। अच्छा, नवीन बोल रहे नहीं कर पा रहे, ओके बेटा आप अपना नाम भी बताओ। नवीन, क्या नाम है आपका? सर ऋषिता। ऋषिता, हाँ ऋषिता बेटा आप बताओ कि फील क्यों नहीं कर पा रहे? सर ये बड़े स्मॉल होते हैं, इनको टच नहीं कर सकते। ग्रेट, सही बात है। और नैन्सी फील कैसे कर पा रहे? नैन्सी फील कैसे कर पा रहे बेटा बताओ? गलत बता दो, जो आपने सोचा था वही बताओ, गलत नहीं होता कुछ भी। कोई और बताएगा कि हम इनको फील नहीं, कोई ऐसा है स्टूडेंट जो नैन्सी की बात से एग्री करता है कि हाँ कि हम इनको फील कर पा रहे हैं? कार्तिक है, हाँ आप बताओ,
आप बताओ बेटा। कोई भी बता दो इनमें से। हाँ जब इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो हम इन्हें फील कर पाएंगे। बिल्कुल, अगर इनकी अमाउंट बढ़ जाएगी तो हम इन्हें फील कर पाएंगे। देखो मॉलिक्यूल ड्रॉप, वाटर ड्रॉपलेट था, देखो वाटर था ना, वाटर में मॉलिक्यूल्स थे, यस मॉलिक्यूल सर। में एटम थे, तो हम वाटर को तो फील कर पाते हैं ना। तो यानी यस इनकी अमाउंट जब बढ़ गई तो, लेकिन ये करेक्ट आंसर नहीं है यहाँ के हिसाब से। हम फील तो कर पाएंगे बट ये वाली स्टडी में करेक्ट आंसर नहीं है, थोड़ा है, पार्शियली करेक्ट है। फील तो कर पाएंगे, ठीक है। इन अगर हम जो जो फिनोमेना, जो प्रोसेसेस माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या फिर क्वांटम लेवल पे है या फिर सब एटॉमिक लेवल पे है, उनको हम फील कर पाएंगे इनडायरेक्टली। आप अपना लैपटॉप अपना कंप्यूटर चला रहे हैं या फिर फोन चला रहे हैं, क्या आप उसको फील कर पा रहे हैं? यस सर। सब बच्चे फील कर पा रहे हैं ना, उससे निकलने वाली साउंड भी सुन पा रहे हैं, उसकी डिस्प्ले भी देख पा रहे हैं, तो हम फील यस तो सर। कर पा रहे हैं। और कंप्यूटर और इन सब के पीछे यस क्या, सर। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है। आपने फिर इसमें पढ़ा भी होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम्स में पढ़ेंगे आप, और क्वांटम फिजिक्स में भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो ये एडवांस फिजिक्स में 12th में पढ़ेंगे आप, एटम्स, न्यूक्लिया, ये चैप्टर जब आएंगे ना बेटा, वहां पे आप सब ये चीजें पढ़ेंगे। तो इस लेवल पे जो स्टडी हो रही है उसको हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी बोलते हैं। अब हम इनको फील कर पाएंगे अगर क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, अगर बहुत सारे इकट्ठे हो गए एक साथ, जिस जिस चेयर पे आप बैठे होंगे या जिस टेबल पे बैठे होंगे या फिर चारपाई पे बैठे होंगे, जहां भी बैठे, तो वो क्या एटम मॉलिक्यूल से नहीं बनी, सेल्स से बनी है ना। अगर लकड़ी की है तो सेल्स से बनी है, और सेल्स बने हैं मॉलिक्यूल से, आइटम से। तो सब चीजें वही तो हैं, एटम, मॉलिक्यूल, सब एटॉमिक पार्टिकल, बट उनकी अगर क्वांटिटी बढ़ जाए और हम उसको इकट्ठा देखने लगे तो मैक्रोस्कोपिक हो गया, और अगर बिल्कुल पार्टिकल लेवल पे देखें तो माइक्रोस्कोपिक हो गया, ठीक है। तो ये चीज हमारी हो गई, जितनी भी हमने देखी, तो इनको हम इनडायरेक्टली तो फील कर पा रहे हैं ना। तो ये हमारा फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। हुआ ना। यस सर। तो यस फिजिकल सर। वर्ल्ड का भी पार्ट हुआ, तो सारा मिल मिला के ये भी हमारा स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, क्योंकि सिंस इट इज अ पार्ट ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, सो इट इज इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फिजिक्स, राइट। यस सर। यस बेटा सर। मैं एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जो बैठ के नोट्स बना रहा होगा, धड़ाधड़ लिख रहा होगा कि सर कुछ बता रहे हैं, चलो लिख लेता हूँ, और समझ नहीं पा रहा हूँ। नो नो सर। नो सर। सर। नो सर। जब हाँ नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना, इनका आपको नोट्स भी मिल जाएगा और इसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी, वैसे तो यूट्यूब पे हम डाल देंगे। जहाँ पे स्पेशली लिखना होगा वहां मैं आपको बता दूंगा कि बेटा ये नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, या फिर ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, या फिर ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वही चीज लिखें। ऐसा ना करे कोई भी स्टूडेंट की नर्वस होके या फिर कॉपी पेन लेके बस लिखता ही जा रहा है कि सर ने ये बता दिया, ये बता दिया, अच्छा ये छूट गया, ये बता दिया। तो वैसा मत करो, जहां भी रिक्वायर्ड होगा वहां मैं बताऊंगा। बस आप चिल होके आराम से शांत दिमाग से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको सुनते जाओ। अगर उसमें लग रहा है कि सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि सर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, तो आप प्लीज मेरे को चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए मैसेज, मैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर लूंगा आपके हिसाब से। क्योंकि अल्टीमेट एम हमारा यही है कि मैं सिखा के जाऊं कुछ और आप लोग यहाँ से कुछ सीख के जाओ, ठीक है बेटा। तो अल्टीमेट एम हमारा क्या है? लर्निंग, और उसके बाद एग्जाम निकालना, एग्जाम क्लियर करना, ये हमारा एम है। बिगर एम हमारा ये है एग्जाम क्लियर हो जाए, और छोटा एम डेली का एम हमारा है कि हमारी रोज डेली कुछ ना कुछ लर्निंग हो क्लास में। तो अगर आपको समझ ना आए तो आप पिंग कर दीजिए, जो लिखना होगा, जो नोट डाउन करना होगा, मैं पहले ही बता दूंगा आपको, आपको टाइम भी दे दूंगा कि बेटा ये फॉर्मूला लिख लो, उसमें क्या क्या वैल्यूज होंगी वो सब बताऊंगा, और उसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए जाएंगे क्लास में, क्वेश्चंस भी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम वेट करते हैं, आप ये बताओ अब तक स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में किसी को कुछ डाउट है? तो हम 1 मिनट वेट करते हैं, बताइए। चैट बॉक्स में भी आप क्वेश्चन डाल सकते हो, अगर आपको झिझक हो रही है, अभी थोड़ा शर्मा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, अनम्यूट करके बोल सकते हैं किसी को डाउट है तो। नो सर। किसी को ये लग रहा हो कि सर कोई एग्जाम्पल दिख रहा हो नो आसपास कि सर। सर ये पार्ट है क्या फिजिकल वर्ल्ड का, या फिर ये स्कोप ऑफ फिजिक्स में आता है क्या, बताइए।
ठीक है, एक गेम खेले थोड़ा सा। जिन जिन Yes, बच्चों ने हैंड रेज कर रखा यस है मैं सर। उनका रैंडमली नाम लूंगा और एक एग्जांपल बताऊंगा, आपको बताना है कि स्कोप ऑफ फिजिक्स में है या नहीं वो चीज, ठीक है ना। इनको आंचल को एग्जांपल चाहिए बेटा, अभी देखना सुनना तो आपको एग्जांपल भी पता चल जाएंगे। ठीक है, नैन्सी आपसे पूछ रहा हूँ, आपके हाथ में कोई पेन है, वो एग्जांपल है फिजिकल वर्ल्ड का या स्कोप ऑफ फिजिक्स में है वो पेन? यस सर। ठीक है, पेन भी एग्जांपल हो गया। आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप या आपका फोन एग्जांपल है? कार्तिक है, यस कार्तिक है, सर। आप बताइए। चलो नैन्सी ने बता दिया, ठीक है। शिवांगी आप बताइए, आपके आसपास जो वॉल्स हैं जहाँ घर में बैठे हो उसकी दीवारें, वो फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट है, स्कोप ऑफ फिजिक्स में आती हैं? यस सर। ठीक है। मुस्कान आप बताइए कि जो हमारे स्काई है, स्काई स्काई इंक्लूडिंग सन स्टार्स एंड मून, ये सब हमारा पार्ट है स्कोप ऑफ फिजिक्स का? yes, sir. सही है, ओके। संगीता आप बताइए बेटा कि जो हमारी लैंड है, धरती है, वो इंक्लूडेड है स्कोप ऑफ फिजिक्स में? यस सर। ठीक है, वाटर इंक्लूडेड है, आप बताइए खुशी। यस सर। ठीक है, तो जो भी चीज हम, क्योंकि हम देखो जितने भी एग्जाम्पल हमने लिए इनमें हम फील कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो वो सब चीजें फिजिकल वर्ल्ड का पार्ट हो गई, और जो भी फिजिकल वर्ल्ड में है वो स्कोप ऑफ फिजिक्स है। अब देखो हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। स्केल के बेस पे हो सकता है, जिसमें लेंथ का स्केल लेंगे, टाइम का लेंगे और मास का। अब लेंथ कितनी हो सकती है, देखो 10⁻⁻14, इतनी छोटी लेंथ से लेकर 10⁻26 मीटर, इससे भी बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और इससे छोटा भी हो सकता है। ये जस्ट नंबर्स हैं, बस हम देख रहे हैं कि हाँ यार इतनी छोटी चीज से लेके और इतनी बड़ी बड़ी चीजों तक भी फिर इसके स्कोप में इंक्लूडेड है। टाइम में अगर देखा जाए तो टाइम में 10⁻−22 से लेके 10⁻18 यहीं पे हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है ना। और मास देखा जाए तो 10⁻−30, इतनी हल्की चीज से लेके 10⁻55, इतनी भारी भरकम चीजें। 10⁻55 इतना हुआ कि जो भी हमारा विजिबल यूनिवर्स है उसमें स्टार्स आ गए, सारे मून आ गए, एवरी गैलेक्सी इंक्लूडेड हो गई, उनका वेट अगर देखें तो लगभग इतना होगा। इतनी सब चीजें एक साथ इंक्लूड कर ली जाए तब भी वो स्कोप ऑफ फिजिक्स के अंदर आएंगी। तो यानी फिजिक्स हमारा, फिजिक्स इज एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरीथिंग ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट दैट वी कैन फील, सी, सेंस, है ना। तो यानी फिजिक्स में क्या आ गया, मोटा मोटा लिख लेते हैं कि एवरीथिंग इज अंडर द स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक, चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं अभी आपको। एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिनोमिना आर डेल्ट बाय, इनमें से कौन सा एग्जांपल आपको सही लग रहा है? आप हैंड डाउन कर लीजिए सब बच्चे, और फिर हैंड, चलो हाँ, अभी कोई आंसर, जो आंसर बताएंगे वो हैंड हाथ ऊपर रखे बस। कुछ नए नए स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना चाहूंगा मैं, जिन्होंने अभी तक आंसर नहीं किया। मनीषा आप बताइए बेटा। So quantum mechanics. क्वांटम मैकेनिक्स, ओके। तो आपकी ये ठीक है। अभी कोई बच्चा ऐसा है जो जिनको ये आंसर गलत लगता है, वो माइक ऑन करके बताइए। कोई भी स्टूडेंट नहीं है, सबको यही लगता है कि ऑप्शन यही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो आंसर देखें हम इसका। ठीक है, देखो क्वांटम मैकेनिक्स इन्होंने आंसर दिया था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मैंने आपको बताया कि मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज, मोशन ऑफ बॉडीज अगर है तो वो होगा हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स। न्यूटन ने जो खोज करी थी, न्यूटन सर ने लिखा था ना कि इक्वेशंस आती हैं, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, एनएलएम। रिजिड बॉडीज के बारे में बात करेगा, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स डील्स विद मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अगर फ्लूइड्स हैं, द्रव्य अगर हमारे हैं, लिक्विड्स हैं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है, लिक्विड या गैसेस है ना, फ्लूइड में लिक्विड्स और गैसेस, जिन जो भी द्रव्य है, यानी आपने हिंदी में पढ़ा होगा तो द्रव्य, द्रव्य जो भी बह जाए आराम से, जिसको अगर खुला छोड़े तो वो बह जाए, तो वो आएंगे हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स। और अगर ऐसी कुछ चीजें हैं तो दैट इज मैकेनिक्स ऑफ फ्लूइड, तो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स डील्स विद फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी सही बात है, बट हम, हमारा क्वेश्चन क्या है
एटॉमिक एंड मोलिकुलर फिनोमेना कौन सा पार्ट स्टडी, कौन सा जो है सब ब्रांच स्टडी करता है, वो है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्या ये आंसर सही है बेटा? Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड बेटा, ये आंसर बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। क्वांटम मैकेनिक्स ही इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपने सही दिया आंसर, ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन पूछते हैं अभी। जिनको आंसर करना है, जिनको आंसर आता है वो हाथ ऊपर रखेंगे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहे हैं बेटा, ताकि आप लोग पार्टिसिपेट कर पाओ, ताकि हम आगे लर्निंग करेंगे तो और अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे, तब आपसे सबसे डाउट पूछे जाएंगे। ओके, संगीता, संगीता बेटा आप बताइए। Sir, atomic phenomena. न्यूटन मैकेनिक, फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ये एटॉमिक फिनोमिना। तो अच्छा ठीक है, किनको ये आंसर गलत लगता है वो भी है, वो बताइए, माइक ऑन कीजिए और बताइए। सर फॉल्स ऑफ बॉडी ऑन अर्थ। फॉल्स ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, ठीक है। ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स कुड नॉट, इसका हिंदी में बताता हूँ कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स इनमें से किन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, किन के बारे में न्यूटोनियन मैकेनिक्स बात नहीं करता। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या है? साइंस। हाँ, ये हमारी है, क्या है, फिजिक्स की सब ब्रांच है, फिजिक्स का एक पार्ट है जो किसके बारे में बात नहीं करता, किसके बारे में नहीं करता? फॉल ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ, कि जो बॉडीज अर्थ पे गिर रही है उनके बारे में बात करेगा क्या? करेगा। उसके बाद आता है मोशन ऑफ प्लेनेट, प्लेनेटरी मोशन में केपलर लॉज होते हैं, वो भी न्यूटोनियन लॉज पे बेस्ड होते हैं। तो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, ठीक है। फ्लाइट ऑफ रॉकेट, ऑप्शन डी जो हमारा फ्लाइट ऑफ रॉकेट, इसमें हमारा क्या आएगा? रॉकेट प्रोपल्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बताएंगे कोई? क्या होगा, क्या होगा रॉकेट प्रोपल्शन में, क्या होगा यूज बेटा? जिसको भी आंसर पता है वो अनम्यूट करके बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए। Conservation of linear momentum. ग्रेट ग्रेट बेटा, ग्रेट बेटा, नैन्सी बेटा, वेरी गुड। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना? तो लीनियर मोमेंटम में भी हमारा आएगा ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही आएगी, तो ये भी हमारा एक्सप्लेन करता है। तो बच गया ऑप्शन डी। अगर तो हम इसको ऐसे भी रिमूव कर सकते हैं कि इसको भी करता है एक्सप्लेन, इसको भी करता है, इसको भी करता है, लेकिन इसको ये एक्सप्लेन नहीं करता, तो राइट आंसर हमारा यही हुआ। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों ने एटॉमिक फिनोमेना बताया है वो सब सही थे, वेरी गुड बेटा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज आती है कि फिजिक्स क्यों पढ़े हम। अब बता दीजिए, अब ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं नहीं बताऊंगा ये चीज। अब बताओ कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए, बताओ आंचल बताओ। क्योंकि हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं उनके बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, टू नो, यही तो था मतलब। अब सब समझ आया, वर्ड था ना, फिजिक्स का मतलब क्या था? फिजिक्स का मतलब क्या था? लैटिन वर्ड था, फिर उसके बाद उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टू नो, है ना? तो हम जानना चाहते हैं अपने आसपास की चीजों के बारे में, इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। और बताइए मुस्कान, आप बताइए सर क्या चीज? कि फिजिक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए, वाई फिजिक्स? सर क्योंकि हमारी जो भी हो रही हो मतलब जो भी चीजें हो रही हो उनके बारे में हमें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका क्या पर्पस है, किस लिए हुआ, इसके लिए। यानी कि हमें आसपास की चीजें के टू नो अवर, इसमें एक और ऐड कर दे तो टू नो अवर सराउंडिंग्स, है ना? यही बोल रहे हैं आप? यस सर। ठीक है, और कोई ऐड करेगा? हाँ मनीषा आप बताइए बेटा। सर हमें ताकि पता चले कि उस चीज के होने की क्या वजह है या फिर वो किस लिए हो रही है। रीजन, है ना, उसके पीछे क्या रीजन है होने के लिए। ठीक है, सिमरन आप बताइए। सर क्योंकि वर्ल्ड में हमारे वर्ल्ड की सारी चीजें फिजिक्स से रिलेट करती हैं और इन सब के बारे में जानना इम्पोर्टेंट। यानी कि हमारा स्कोप जो है, स्कोप ऑफ फिजिक्स जो है वो काफी वाइड है ना, तो हमारे आसपास सभी चीजें अगर फिजिक्स में इंक्लूडेड है तो क्यों ना हम फिजिक्स को पढ़ें, ताकि हम अपने आसपास की चीजों के बारे में जान सके, टू नो अवर सराउंडिंग्स, वही बात हुई घूम फिर के, है ना?
स्कोप ऑफ फिजिक्स ज्यादा वाइड है तो हम उसको जानने के लिए पढ़े फिजिक्स। ग्रेट। रिया आप बताइए बेटा। Sir, because physics help you to understand the world around you and satisfy your curiosity. सेटिस्फाई अवर क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी यानी हमारी जानने की जो इच्छा है, हमारी जानने की इच्छा है, टू नो, है ना। क्यूरियोसिटी यही होती है ना Yes, कि sir. कुछ किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा। टू नो ही फिजिक्स है, यानी क्यूरियोसिटी इटसेल्फ इज फिजिक्स। जब अगर आपके अंदर से कुछ जानने की इच्छा आ रही है तो वही तो फिजिक्स है। और किसके बारे में जानोगे? फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानोगे। फिजिकल वर्ल्ड क्या हुआ? जो भी हमारे आसपास की सराउंडिंग्स है, अवर सराउंडिंग्स इज अवर फिजिकल वर्ल्ड। तो अगर हम अवर सराउंडिंग्स के बारे में हम जान रहे हैं तो वही हमारी क्यूरियोसिटी है और वही फिजिक्स है। घूम फिर के सब बातें वहीं ले जा रही है, हमें कहाँ ले जा रही है? फिजिक्स की तरफ ले जा रही है। इसलिए हमें फिजिक्स पढ़ना चाहिए। नरेश आप बताओ बेटा। नरेश नाम से, नरेश कुमार से ज्वाइन किया बेटा, आप बताइए। तमन्ना आप बताइए। So, physics help us to understand the world around us. सही बेटा, बिल्कुल सही। और ठीक है, ठीक है। अभी जिन लोगों ने भी हैंड रेज कर रखा है उनमें से आप रैंडमली बोलिए, सबको अलाउड है जो भी बोलना चाहता है। अगर इनमें से कुछ बच गया है और आपके दिमाग में कुछ और है तो प्लीज ऐड कीजिए। सर, डेली लाइफ के लिए फिजिक्स इम्पोर्टेंट है। डेली लाइफ के लिए फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि डेली लाइफ में क्या करने के लिए? डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए ना। यस सर। डेली लाइफ को इजी बनाने के लिए, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहेगा? जिनने भी हाथ ऊपर कर रखा है या कोई भी और स्टूडेंट इनमें से उनको कुछ और आइडियाज हैं तो वो बताइए। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि हमें फिजिक्स क्यों पढ़नी चाहिए। एक्साइटमेंट टू स्टडी फिजिक्स। हमें एक्साइटमेंट क्यों होना चाहिए फिजिक्स पढ़ने के लिए? पहला आ गया क्यूरियोसिटी, यानी कि हम अपनी अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, टू नो। दूसरा, एलिगेंस ऑफ फिजिकल लॉज। क्यों? क्योंकि हमारा स्कोप जो है, स्कोप इज वाइड। हर चीज जो हमारी सराउंडिंग्स में है उन सब पे फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल हैं, तो इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। दूसरा, प्रिडिक्शंस करने के लिए। प्रिडिक्शंस ये आपसे पूछूंगा मैं। और तीसरा आया एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में आपकी डेली लाइफ सब चीजें आ गई, डेली लाइफ आ गई, सराउंडिंग्स आ गया, ठीक है। और एक और भी कुछ लोगों ने बताया था, है ना, डेली लाइफ और सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स में जितनी भी चीजें हैं वो एप्लीकेशन का ही पार्ट हो गई, और डेली लाइफ में हम एप्लीकेशन की चीजें यूज कर रहे हैं तो हमारा अप्लाई होता है फिजिक्स। फिजिक्स के में जो नियम है, जो लॉज हैं वो। और एलिगेंस, एलिगेंस मतलब उनकी विराटता। जो फिजिकल लॉज है या फिजिक्स है उसकी खुद में जो विराटता है या उनका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, इसलिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। तीसरा, क्यूरियोसिटी, हमारी जो जानने की इच्छा है, टू नो, उसको सेटिस्फाई करने के लिए फिजिक्स पढ़नी चाहिए। बिल्कुल नरेश आपने सही बोला कि टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस, वर्ल्ड के बारे में यानी फिजिकल वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए हमें फिजिक्स पढ़नी चाहिए। और तीसरा आ गया अभी प्रिडिक्शन, ये फाइनल है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन से क्या मतलब, अभी कोई बताएगा? अनम्यूट करके बताइए रैंडमली, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ भविष्यवाणी। भविष्यवाणी, हाँ, प्रिडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी हो गया, यानी कि हाँ नरेश, ओके बेटा। मानसी आपने सही बताया था कि टू नो द वर्ल्ड अराउंड अस। हाँ यस सर। तो प्रिडिक्शन जो है, प्रिडिक्शन किस चीज का हम करेंगे? अभी अभी देखो, आप प्रिडिक्शन करो, मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो क्या होगा? फिर गिर जाएगा। अब तुमने क्या किया? प्रिडिक्शन किया ना। यस सर। ये गिरा या नहीं गिरा? अभी तक गिरा या नहीं गिरा? सर अभी नहीं गिरा। लेकिन आप बोल रहे हो अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये गिर जाएगा, तो ये आपको कैसे पता चला बताओ? सर ये मैंने सोचा कि अगर आप छोड़ दोगे तो ये गिर जाएगा। ये आपने सोचा कि मैं अगर इसको छोड़ दूंगा तो ये गिर जाएगा। देखो हम बिल्कुल स्टार्टिंग में आते हैं बेटा, जहां पे हमने स्टार्ट किया था। तीन वर्ड जो थे, लॉजिक।
आपको आपके दिमाग में लॉजिक था कि यार मैंने आसपास देखा है कि हर चीज गिरती है, तो ये भी गिर जाएगा ड्यू टू ग्रेविटेशन, है ना। फिर आपने सोचा, आपने रीजन किया, आपने सोचा कि यार गिरेगा, तो ये चीजें आ गई ना। तो ये आपने प्रिडिक्शन किया इस चीज के बारे में। ओके, अब कोई मेरे को बता सकता है कल सूरज उगेगा या नहीं उगेगा? सर उगेगा। तो आप लोग क्या कर रहे हो इस टाइम पे? क्या सूरज अभी उगा है? नो सर। नहीं उगा। तो तो आप लोग क्या कर रहे हो? प्रिडिक्शन कर रहे हो ना? यस बिल्कुल प्रिडिक्शन कर रहे हो। तो हम प्रिडिक्शन, इसी तरीके की चीजों की प्रिडिक्शन, ये तो देखो सिंपल प्रिडिक्शन हो गई, लेकिन जब फिजिक्स की बात करेंगे तो हम डिटेल में भी प्रिडिक्शन करेंगे ना, और छोटी छोटी चीजों की। बट प्रिडिक्शन का मतलब यही है कि चीज अगर छोड़ूंगा तो नीचे गिर जाएगी, कल सुबह सूरज निकलेगा, है ना। तो इस तरीके की चीजें करने के लिए तो हमें पता होना चाहिए उन चीजों के बारे में, तो इसलिए हम फिजिक्स पढ़ेंगे। नो सर। और कोई इंक्लूड करेगा स्टूडेंट कुछ बात इसमें? चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं बेटा आप अपना आंसर्स। ठीक है, इसके बाद आपकी क्लासेस हैं क्या? 10 to 11, ये 9 to 10 है क्या क्लास? सर नो सर। नो सर। ठीक है, हाँ चलो आप बताइए, आप क्या बोलना चाहते हैं, इसके अलावा भी कुछ है प्रिडिक्शन में? कोई और एक स्टूडेंट बस एग्जांपल दे दो कि सर अगर ऐसा होगा तो हम प्रिडिक्ट करेंगे ये चीज। चलो मैं बताता हूँ, अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो जाए तो आपका फोन को क्या होगा? सर स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। तो आपने क्या किया फोन के अच्छा। बारे में अभी? स्विच ऑफ हो जाएगा। प्रिडिक्शन किया, क्योंकि आपको पता है कि अगर प्रेडिक्ट किया बैटरी सर। खत्म हो जाएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तो फोन काम नहीं करेगा। तो वो कहाँ से सीखा आपने? फिजिक्स से सीखा, और आपने उसके बेसिस पे एक प्रिडिक्शन यस किया, सर। है ना। तो यही चीज है। आप ओके, हाँ, जैसे पहाड़ों में रिवर होती है, झरने होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो पानी नीचे फ्लो करता है कि ऊपर फ्लो करता है? नीचे। नीचे फ्लो। तो वो नीचे। आपने कैसे पता किया? कि क्योंकि आपने ग्रेविटेशन पढ़ा, और ग्रेविटेशन के बेसिस पे आपने बताया कि यार ग्रेविटी जी नाम की कोई चीज होती है जो नीचे लगती है, और उसकी वजह से वाटर नीचे फ्लो करेगा। हाँ, ठीक है ठीक है। तो अभी हम आगे का बाद में पढ़ेंगे बेटा, अभी टाइम हो रहा है, तो मैं कुछ चीज आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स को। कुछ स्टूडेंट्स को इशू आ रहा है कनेक्टिविटी का, बार बार डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं, तो उनके लिए मैं बताता हूँ बेटा, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि आप ट्राई कीजिए कि अपना कनेक्टिविटी इंप्रूव कर लें, ताकि आपको ये दिक्कत बार बार ना आए, और लंबे समय तक हम पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा सही अगर सेटअप होगा या कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो आप लोग अच्छे से पढ़ पाएंगे। दूसरा ये है कि ये क्लास हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे भी डालेंगे, तो उसके लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे कि बाई चांस किसी स्टूडेंट की कोई पर्टिकुलर क्लास मिस हो जाती है तो वो वहां पे जाके उसको देख सकेगा। तीसरा, ये जो मैं जहाँ जो भी पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे, तो इसका भी आप टेंशन मत लीजिएगा, है ना। तो आप उसमें भी देख सकते हैं, तो उसका ज्यादा दिक्कत नहीं है। और अगर इसके अलावा भी आप में से किसी को कोई चीज रिक्वायर्ड रहेगा तो आप प्लीज बेझिझक होकर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या फिर फोन नंबर मैंने आपको कल शेयर किया था उस पर सेंड कर दीजिए वो रिक्वायरमेंट, तो जहां तक पॉसिबल हो पाएगा आपकी हेल्प करी जाएगी। ठीक है, तो ये हुआ। अब तीसरी बात ये है, फाइनल बात आज की क्लास से पहले, कि आपको क्लास ठीक लगी या कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको फास्ट तो नहीं लगी या बहुत स्लो तो नहीं लगी, वो प्लीज जिसको माइक पे बोलना है माइक पे बोल सकता है, चैट बॉक्स में फीडबैक देना है तो दे सकता है, तो ताकि हम कल की क्लास को और थोड़ा अच्छा कर पाए आपके हिसाब से। अभी थोड़ा हल्की थोड़ी सी स्लो है, लाइक कंटेंट वाइज थोड़ा स्लो चल रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग इंटरेक्ट करो, है ना। और इंटरेक्ट करोगे तो आपके साथ सीखने में ज्यादा बेनिफिट है। मैं आपको सीधा सीधा पढ़ाता चला जाऊं, बीच में इंक्लूड ही ना करूं, तो क्या होगा, आप लोग बोर हो जाओगे उस चीज से, तो वो भी नहीं चाहते हम लोग। ठीक लगी किस कुछ बच्चों को? ठीक है, सभी साथी सही था। ओके 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 बेटा, ओके, कोई इशू नहीं है। अगर फिर भी किसी को लगे कि सर मैं तो थोड़ा फास्ट पढ़ता हूँ, या फिर आप सर बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, या फिर सर मुझे कम समझ आ रहा है आप थोड़ा तेज पढ़ा रहे हो, तो वो सारे फीडबैक आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे भी आप सेंड कर सकते हो। बट सेंड करने से पहले एक चीज ये ध्यान रखना कि
ओनली आप व्हाट्सएप पे ही कम्युनिकेट करें बेटा, वो ज्यादा बेटर रहेगा, फोन ना करें। और दूसरा ये रहेगा कि आप जब भी मैसेज भेजें पहले बार, तो आप मेरे को अपना बैच नंबर और अपना नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद अपना मैसेज भेजें। अच्छा, मेरा व्हाट्सएप नंबर कुछ कुछ स्टूडेंट के पास नहीं है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। नाइन 9350916640, इस पे आप मैसेज भेज सकते हैं बेटा। इसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा विद इन 1 डे, मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बहुत सारे मैसेज हुए तो थोड़ा डिले हो सकता है, बट नहीं तो मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो अभी टाइम तो हो गया है। अगर और कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ड्रॉप कर सकते हैं।